नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय एजुकेबल यूट्यूब चैनल। मैं रजनीश। आज मैं आप लोगों से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद की घटनाओं पे चर्चा करने वाला हूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जनता ने सत्ता अपने हाथ में लिया और यूरोप पर फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव रहा तथा यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन ने क्या भूमिका निभाई थी, इस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इन सभी पे चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को 1789 से पहले की फ्रांसीसी सामाजिक व्यवस्था को बताने का काम करता हूं। फिर उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट करके इनको आगे पढ़ते हुए चलेंगे। 1789 से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राष्ट्रवाद को जान लेते हैं। तो ये राष्ट्रवाद कैसी विचारधारा है? तो राष्ट्रवाद जो है भाषा, संस्कृति, परंपरा एवं जातीयता के आधार पर देश के नागरिकों को साझा पहचान प्रदान करने वाली एक विचारधारा है। 1789 से पहले 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। 3 वर्गों में फर्स्ट था कुलीन वर्ग, दूसरा था पादरी वर्ग और तीसरा जो वर्ग था थर्ड नंबर वो था जिसमें वकील, डॉक्टर्स, वैद्य, किसान, मजदूर और व्यापारी शामिल थे। इन सभी पे कर का बोझ था। 2 कर ये लोग देते थे, एक टाइट देते थे और दूसरा टाइल देते थे। टाइल यह कर प्रत्यक्ष कर था और ये कर धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा वसूल किया जाता था। और ये दोनों जो वर्ग थे, कुलीन और पादरी वर्ग, ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे जिन्हें कर देने से मुक्ति प्राप्त थी। दूसरी ओर जनता की समस्याओं पर वहाँ के जो राजा थे लुई 16वें, खास करके लुई 16वें के बारे में कहा जाता है कि वो निरंकुश शासक था और साथ में वो भोग विलासिता का जीवन जीता था। तो यही कारण है जिनके कारण फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन हुआ था। अब क्या है, प्रारंभ में क्या हुआ था कि जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सत्ता नागरिकों के हाथों में आई तो पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, इस पर बल दिया गया, जिसके अंतर्गत समान भावना का विचार उत्पन्न होता था। फ्रांसीसी झंडा राज्य ध्वज के जगह पर लगाया गया। स्टेट जनरल का चुनाव जो सक्रिय नागरिक करते थे उनके द्वारा कराना स्टार्ट किया गया और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब बहुत सारी स्तुतियाँ गाई गई, शपथ लिए गए। ये सारे काम जो हुए थे ये सब राष्ट्र के नाम पे किया गया। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था लागू की गई तथा कानून नागरिकों के लिए कानून समान कर दिया गया। सभी नागरिकों के लिए कानून को समान कर दिया गया। इस मतलब कि फ्रांस के रहने वाले लोगों को समान कानून की व्यवस्था कर दी गई और साथ में आंतरिक निर्यात आयात पर किसी भी प्रकार के शुल्क लेने से मनाही कर दी गई। और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप के अन्य देशों पर क्या प्रभाव रहा। तो फ्रांसीसी क्रांति में क्रांतिकारियों ने घोषणा किया था कि जिस प्रकार से हम लोगों ने फ्रांस में निरंकुश शासक को नीचे उतारकर जनता को फ्रांस की गद्दी पे बैठाए थे, उसी प्रकार से हम यूरोप के अन्य देशों में भी वहाँ के निरंकुश शासक को उतारकर वहाँ की जनता को शासन सौंप देंगे। तो फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन से प्रेरणा लेकर कुछ यूरोप के अन्य भागों के छात्राओं द्वारा तथा मध्यम वर्ग द्वारा अपने यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में
यह व्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी थी। अब हम लोग नेपोलियन की भूमिका के विषय में चर्चा करेंगे। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस के पहले ही आरंभ कर चुका था। मतलब कि कहने का मतलब है कि फ्रांस के द्वारा यह पहले ही आरंभ हो गया था, तो नेपोलियन ने इसे अन्य देशों में जहां फ्रांसीसी अधीनता थी, वहां पर नेपोलियन ने सुधार का एक प्रक्रिया स्टार्ट किया। लेकिन फ्रांस ने राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। नेपोलियन द्वारा क्या किया गया कि राजतंत्र को पुनर्स्थापित कर दिया गया, समझ गए, जो प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। देखिए फ्रांस यहाँ है, सॉरी ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, मतलब यूरोप वाला, जहाँ पे फ्रांस की अधीनता थी। मतलब ये वियना कांग्रेस के बाद का यूरोप है। कहता है कि यहाँ पे नेपोलियन द्वारा कुछ सुधार भी किए गए थे। जैसे नेपोलियन द्वारा क्या सुधार किया गया था, तो इसने क्या किया था, तो सबसे पहले 1804 में इसने एक संहिता लाया था जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता था, और जितने भी सुधार किए गए थे इनको इसी में डाल दिया गया था। जैसे क्या किया था, जन्म आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष समानता तथा संपत्ति के अधिकार को मान्यता प्रदान किया। ये सभी सुधार फ्रांसीसी अधीन क्षेत्रों में भी लागू किए गए थे। भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क को खत्म कर दिया गया था। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, क्या है कि डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड और इटली के साथ साथ जर्मनी में भी प्रशासनिक सुधार किए गए थे। एक समान मापन व्यवस्था लागू किया गया था। एक राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली भी लागू नेपोलियन द्वारा किया गया था, जिसके कारण व्यापार में वृद्धि हुई थी और यहाँ पर जो व्यापारिक व्यवस्था थी उसका आवागमन बहुत ही अच्छे तरीक़े से चलने लगा था। लेकिन क्या हुआ कि ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि इस राजतंत्र का पोल धीरे धीरे खुलने लगा था। कहा जाता है कि फ्रांसीसी शासक के प्रति मिलीजुली, अन्य जगहों पे फ्रांसीसी शासकों के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरू में तो हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ शहरों में जो विकास हो रहे थे तो उन्हें उपहार के रूप में देखा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि देखने के लिए मिला कि जब फ्रांसीसियों ने, मतलब फ्रांस के शासकों ने क्या किया था कि जब नए नए क्षेत्रों को जीत रहे थे तो उस समय बहुत सारी सेना की आवश्यकता थी और उन सेना की पूर्ति वो इन्हीं जगहों से करने लगे थे। साथ में यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे सेंसरशिप को लागू कर दिया गया था यूरोप के, मतलब कि फ्रांस के अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर उसकी सर्वोच्चता थी वहाँ पे सेंसरशिप लागू कर दिए गए थे। और साथ में क्या हुआ कि सेना में जबरन भर्ती किया जाने लगा था, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर लोकतंत्र का पर्दाफाश होने लगा और नेपोलियन का राजतंत्र पूरी तरह से दिखने लगा। तो ये फर्स्ट यूनिट था जिसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अगला सेगमेंट मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, जिसे मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो वो आपके नोटिफिकेशन में चला जाए।